आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए देहरादून की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, जहां पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक्सटेंशन मिलने के बाद अब सोमवार को दिल्ली में उत्तराखंड के डीजीपी के लिए डीपीसी की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी का नाम तय किया जाएगा। देखिए, जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उत्तराखंड के डीजीपी के लिए पैनल में 6 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम हैं, जिसमें कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का नाम भी शामिल है। इनके साथ दीपम सेठ का नाम शामिल है, पीवी के प्रसाद का नाम शामिल है, अमित सिन्हा और वी मुरुगेशन, संजय गुंजाल नाम शामिल है। वो 6 नाम आपको बता रहे हैं, जिनमें से एक पर मोहर लगना तय बताया जा रहा है। ये सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है। हालांकि मीटिंग के बाद ही ये तय हो पाएगा कि अब किसको बनाया जाता है उत्तराखंड का नया डीजीपी। डीपीसी की मीटिंग होने जा रही है दिल्ली में, और इस मीटिंग को आप कह सकते हैं, इस मीटिंग में डीजीपी के नाम को तय किया जाना है। उत्तराखंड का अगला डीजीपी कौन होगा अभी ये स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो हम तक सोर्सेज के हवाले से जानकारी पहुंची है वो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के डीजीपी के लिए पैनल में 6 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम हैं, और इसमें सबसे ऊपर नाम है कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार का ही। इनके अलावा और 5 नाम हैं, जिसमें दीपम सेठ हैं, पीवी के प्रसाद हैं, अमित सिन्हा हैं, वी मुरुगेशन है, संजय गुंजाल है। इन 6 नामों में से किसी एक नाम पर मोहर लगनी तय बताई जा रही है। सत्येंद्र बर्तवाल और जानकारी देंगे। सत्येंद्र बर्तवाल, उत्तराखंड के नए डीजीपी कौन हो सकते हैं? बिल्कुल कंचन, मैं आपको बता दूं कि नवंबर, बीते साल का जो नवंबर है उसमें डीजीपी अशोक कुमार का रिटायरमेंट हुआ था। उसके बाद से अब तक करीब 10 महीने अभिनव कुमार उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी रहे। लेकिन जिस तरीके से एक दिन पहले ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 6 महीने का एक और एक्सटेंशन मिला, उसके बाद डीजीपी पद के लिए भी तैयारियां तेज हो गई हैं, और कल यानी कि सोमवार को डीपीसी होनी है यूपीएससी दिल्ली में, जिसके बाद से ये तय होगा कि आखिर में अब उत्तराखंड का डीजीपी कौन होगा। क्योंकि कार्यवाहक डीजीपी के रूप में अभी अभिनव कुमार चल रहे हैं, उनका नाम भी पैनल में गया है। उनके साथ करीब 5 और अधिकारी हैं, जिनका नाम डीपीसी के लिए यूपीएससी यानी कि दिल्ली भेजा गया है सरकार द्वारा। और जैसे ही ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद उत्तराखंड का नया डीजीपी कौन होगा, इसको लेकर सामने आ सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्तवाल जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां सीएम धामी बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। एक के बाद एक उनकी कई रैलियां हैं जो आज होने वाली है हरियाणा में चुनाव के मद्देनजर, जिसमें सबसे पहले 2 बजे रेवाड़ी पहुंचेंगे, फिर शाम 5 बजे गुरुग्राम में उनकी सभा है, और फिर अंत में शाम 6:30 बजे सोना में चुनाव प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री धामी। लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की जाएगी। देखिए, दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वेबसाइट लॉन्च की है। www.pravasiuttarakhandi.uk.gov.in पर उत्तराखंड के प्रवासियों को सरकार की पॉलिसी, प्रोग्राम और गतिविधियों पर जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 7 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंड दिवस पर सम्मेलन आयोजित किया जाए, और जरूरी है कि हम उत्तराखंड प्रवासियों के लगातार कांटेक्ट में रहें। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार कल 5वें दिन भी रास्ता बंद रहा है। सुपाला के पास में हाईवे को खोलने के लिए डीएम चंपावत ने एनएच के इंजीनियरों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद इंजीनियर्स ने तय किया है कि 50 मीटर में रैंप तैयार किया जाएगा, एंकरिंग भी की जाएगी। रैंप तैयार करने के साथ ही एंकरिंग के लिए एनएच जुड़ा हुआ है। बॉर्डर के अहम हाईवे को खोलने के रात दिन काम चल रहे हैं, लेकिन अभी तक लाखों की आबादी वाला ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग जो है ये दुरुस्त नहीं हो पाया है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको देखिए पूरी तरह से इसके लिए काम जो चल रहा है, कई भारी संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है। अलग अलग तरीके भी यहाँ पर
एक्सपेरिमेंट के बेस पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर ये रोड जो है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता है, इसको दुरुस्त किया जा सके। औचक निरीक्षण भी किया गया। डीएम ने मौके पर जाकर जायजा लिया है। 12 सितंबर से स्वाला में ये मुसीबत का जो दौर है ये जारी है। अब आप देखिए 12 के बाद आज काफ़ी समय बीत चुका है जब से इस रोड को ठीक करने का काम चल रहा है। 29 तारीख आज हो गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड अभी भी बंद है। व्यस्त रहने वाला ये रोड है, आवाजाही यहाँ से ज़्यादा होती है, लेकिन रोड अभी भी बंद है, जो आपको बड़ा अपडेट दे रहे हैं। विजयवर्धन हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। विजयवर्धन, पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड आज भी बंद है, क्या अपडेट्स हैं इस पर? कब तक काम पूरा हो जाएगा? अभी जो जानकारी मिल रही है, आज लगातार 6वां दिन है जो बॉर्डर का 2 जिलों का खासकर संभाग पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कही जाती है, 6ठे दिन से पूरी तरीके से बंद है। हालांकि 12 तारीख को सितंबर को जो बारिश आई थी उसके बाद ही ये रोड तकरीबन 90% मौकों पे बंद रही है। आज कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का भी वहां पर दौरा है, एनएच के अधिकारी भी मौजूद हैं। कोशिशें काफी की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से स्वाला की पहाड़ी लगातार दरक रही है उससे अभी भी ये कहना बहुत कठिन है कि ये रोड कब खुलेगी। इस रोड के बंद होने से जो बॉर्डर की लाइफलाइन है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई है। लोगों के रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ा, सामानों के लिए जूझना पड़ा है। हजारों ट्रक उस हाईवे में फंसे हुए हैं, उनकी अपनी दिक्कतें हैं। एक और जो पर्यटन कारोबार है वो चौपट होने की स्थिति में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर के हाईवे के भीतर जितने भी कारोबारी लोग हैं वो भी परेशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए विजयवर्धन उप्रेती। बढ़ते हैं आगे, रुद्रप्रयाग की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर केदारनाथ यात्रा पड़ाव गौरीकुंड के पास में लगातार दरक रही पहाड़ी से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। गौरीकुंड बाजार के पास में लगातार दरक रही पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिर रहे हैं। जुलाई में आई आपदा के दौरान इस जगह भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अगर समय रहते ये लैंडस्लाइड जोन जो हैं इनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में परेशानियां और बढ़ेंगी। संदीप प्रसाद और जानकारी देंगे। संदीप, केदारनाथ यात्रा का पड़ाव है गौरीकुंड, जो कि बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव है। गौरीकुंड बाजार के पास का जो ये भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, इस पर क्या अपडेट्स हैं संदीप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो गौरीकुंड का है वो केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव है और गौरीकुंड बाजार के ठीक नजदीक में यहाँ पे जो भूस्खलन जोन है वो लगातार वहाँ पे भूस्खलन हो रहा है। आपको ये बता दूं कि विगत 2 माह पहले जो जुलाई में वहाँ पर आपदा आई थी केदार घाटी में, और उस दौरान यहाँ पे एक स्लाइडिंग जोन तैयार हुआ था, लेकिन अभी तक 2 माह हो चुके, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। हालांकि विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि वहाँ पर आवागमन ज्यादा है और बस्तियां नजदीक है, ऐसे में वहाँ पर ट्रीटमेंट कार्य करना भी कहीं ना कहीं जोखिम भरा हो सकता है फिलहाल, क्योंकि वहाँ पर हर रोज हजारों श्रद्धालु वहाँ पे यात्रा की आवाजाही कर रहे हैं। तो विभाग का कहना है जैसे ही श्रद्धालुओं की वहाँ पर आवागमन कम हो गया, कम आवागमन हो, उसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट कार्य शुरू किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा भविष्य में गौरीकुंड बाजार के लिए बन सकता है। जी शुक्रिया आपका संदीप प्रसाद जानकारी के लिए। जोशीमठ भूधसाव की घटना को 21 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन निर्माण एजेंसियां अभी भी फाइलों में अटकी हुई नजर आ रही है। नतीजा, जोशीमठ में निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। विभागों की सुस्ती के कारण केंद्र ने जो 1658 करोड़ जोशीमठ के पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृति दी थी, वो भी रिलीज नहीं हो पाई है। जोशीमठ में सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, पेयजल आदि विभागों के द्वारा काम किए जाने हैं, लेकिन ये विभाग आपदा के 21 महीने के बाद भी अभी तक डीपीआर तैयार नहीं कर पाए हैं। नतीजा, केंद्र ने जो 1600 करोड़ का आर्थिक पैकेज स्वीकृति दिया था, उसकी एक किश्त भी उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन का कहना है कि डीपीआर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। इसी के मद्देनजर केंद्र से पहली किस्त के रूप में 500 करोड़ की मांग के लिए पत्र भेज दिया गया है। जैसे नदी के तट का विषय है, ड्रेनेज और सीवरेज का विषय है, बिल्डिंग का विषय है, मुआवजा देने का विषय है, इन सब चीजों में जो मुझे जानकारी है तो कुछ विभाग अपने डीपीआर बना चुके हैं, और जैसे सिंचाई वाले अपने डीपीआर बना चुके हैं,
पीडब्ल्यूडी भी डीपीआर बना रहा है और ऐसी पेयजल भी डीपीआर लगभग उसका मुझे ऐसा लगता है शायद उसका भी डीपीआर बन गया होगा। तो ये सारा प्रोसेस में है। हम डीपीआर हमारी लगभग तैयार होने वाली है। डीपीआर जो ही हमारी बन जाती है वहाँ प्रस्ताव भेजेंगे, उनके द्वारा कहा गया भारत सरकार के द्वारा आप डीपीआर भेजिए, हम तत्काल पैसा स्वीकृत करते हैं और जो ही डीपीआर स्वीकृत होकर आएगी हम तत्काल कार्रवाई शुरू कर देंगे और काम आरंभ हो जाएगा धरातल पे। देहरादून से खबर, जहां पर स्कॉलरशिप घोटाले के मामले में विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी अनुराग शंकर के घर विजिलेंस की टीम ने रेड मारी है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस का ये एक्शन है। विजिलेंस की टीम अनुराग के देहरादून विष्णु विहार वाले घर पहुंची। घर के लोगों से टीम ने पूछताछ की। टीम के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लगे। आरोपी शंकर समाज कल्याण विभाग में तैनात था। आरोपी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज है। हल्द्वानी जोन की विजिलेंस टीम ने ये रेड की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में सख्त भू कानून की बात कर रहे हैं। तो शनिवार को आपको बताएं कि जवाब में कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उत्तराखंड के भू कानून की बात कैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश पहुंच गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में अब तक का सबसे सख्त भू कानून लाने का दावा शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। तो शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री नारायण तिवारी के भू कानून को बेस्ट बताया। बात भू कानून से शुरू हुई तो डेमोग्राफिक चेंज तक पहुंच गई। कांग्रेस ने भू कानून पर जहां सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की, वहीं डेमोग्राफिक चेंज की बात पर यह पूछ डाला कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कजाकिस्तान से कितने लोग उत्तराखंड में आए हैं। प्रदेश की सरकार को भू कानून पर बोलने से पहले राज्य में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राज्य में किन किन लोगों ने किन किन प्रयोजनों से जमीन खरीदी और जिस प्रयोजन के लिए खरीदी उसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए हुआ कि नहीं हुआ। कितने लोग आ गए विदेश के, अफगानिस्तान के, तुर्किस्तान के, तजाकिस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, रोहिंग्या। करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई। हम क्यों चाहेंगे कि यहाँ के लोग, बाहर के लोग यहाँ में करिए। डेमोग्राफी चेंज क्या हुई है, कहाँ के लोग आए, सारा पहाड़ खाली कर दिया आपने। उत्तराखंड में आबादी का असंतुलन बढ़ रहा है, यानी डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। इसी असंतुलन को खत्म करने के लिए सख्त भू कानून और मूल निवास की मांग हो रही है, ताकि बाहर से आकर कोई भी उत्तराखंड का माहौल न बिगाड़ सके। ऐसे में कांग्रेस ने बाहर से आने वालों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जोड़ा, तो जवाब बीजेपी ने भी दिया। हर बार अनेकों बार कानून संशोधन होता है, उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां उसमें ध्यान रखी जाती है। आज पुष्कर धामी जी द्वारा जो कमेटी बनाई गई उसकी रिपोर्ट आने वाली है। जैसी रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सबसे अच्छा भू कानून जो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में लाभकारी सिद्ध होगा, जिसमें न उद्यम प्रभावित होंगे, न कृषि भूमि प्रभावित होगी, इस प्रकार के कानून को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो क्या कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में पाकिस्तानियों के बसने का इंतजार कर रही है या पाकिस्तानियों को बसाना चाहती है या रोहिंग्या को बसाना चाहती है? इस गैर जिम्मेदाराना गैरत वाले बयान के लिए कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए, उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड में माहौल बिगाड़ने का काम दूसरी जगह से आकर यहां रहने वाले कर रहे हैं, इसलिए कड़े भू कानून की डिमांड पर खुद मुख्यमंत्री को आगे आकर अपनी बात कहनी पड़ी है। तो तिवारी सरकार के भू कानून को बेस्ट बताने वाली कांग्रेस डेमोग्राफिक चेंज करने वालों की डिटेल मांग रही है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के मेवालाल गुप्ता गुरुकुल विद्यालय के क्लासरूम उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी आप देख सकते हैं इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी के साथ। आज रविवार के दिन कई कार्यक्रमों में शिरकत करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। एक तरफ हरियाणा में आप देख रहे हैं लगातार चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रदेश में हर महत्वपूर्ण कार्य में उनकी शिरकत देखी जाती है। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र से ही देख रहे हैं। गोरखपुर में मौजूद हैं, जहां पर मेवालाल गुप्ता
गुरुकुल विद्यालय के क्लासरूम उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि हैं जो उद्घाटन कर रहे हैं कार्यक्रम का। 2 तस्वीरें आपके सामने। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर के बाद संबोधित भी करेंगे गोरखपुर वासियों को। ये बड़ी सौगात आप कह सकते हैं। यहाँ पर मेवालाल गुप्ता गुरुकुल विद्यालय के क्लासरूम का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हो रहा है, बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के लिए। तो गोरखपुर में आए दिन कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। आज का दिन जहां एक के बाद एक कई कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी। और हर शुभ कार्य को करने से पहले जो पौधरोपण की परंपरा है, एक पेड़ मां के नाम, आज उस कार्य को भी पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन जैसे ही शुरू होगा आपको लिए चलेंगे एक बार फिर से कार्यक्रम में। फिलहाल पहाड़ की खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी की खबर आपको बताएंगे जहां पर आपदा प्रभावित गेवाली के ग्रामीणों ने अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 11 अक्टूबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी है। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 22 अगस्त को गेवाली में प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ, लेकिन कोई भी उच्च अधिकारी क्षेत्र का जायजा लेने नहीं पहुंचा। जब इस मामले को लेकर एसडीएम घनसाली से मुलाकात की गई तो उन्होंने जल्द क्षेत्र का विजिट करने की बात कही, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया गया। वहीं आपदा राहत कार्यों में देरी के साथ ही क्षेत्र में स्वास्थ्य, संचार और शिक्षा व्यवस्थाओं की भी बदहाल हालत देखी जा सकती है, लेकिन इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डीएम कह रहे हैं कि अधिकारियों की एक टीम द्वारा क्षेत्र का दौरा किया जाएगा, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाएगा। 10 मांगे हमारी वो स्वीकृत नहीं करती है, उनको उनका निराकरण नहीं करती है, तो हम 11 तारीख से वहाँ पर मैं वहाँ पर भूख हड़ताल बैठूंगा। टीम बनाई गई है जो कि आने वाले 2 से 3 दिन में वहाँ विजिट करेगी और लोगों की जो भी समस्या है उनको कैसे हम शीघ्र से शीघ्र वेदर ठीक होते ही निर्माण कार्य शुरू कर सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। उत्तरकाशी में भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जादूंग गांव को दोबारा से बसाने के लिए पर्यटन विभाग और गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से 6 होमस्टे के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए शासन की ओर से करीब 3.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद जीएमवीएन की टीम ने वहां पर कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें 15 होमस्टे का निर्माण किया जाना है। उसमें अभी जीएमवीएन के द्वारा 6 होमस्टे का निर्माण कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। अभी तो डिसमेंटलिंग का कार्य किया था। वो 6 होमस्टे मेरे ख्याल से अभी तो थोड़ा बाद में मौसम थोड़ा विकट टाइप का होगा, लेकिन फिर भी उनको 1 साल का टाइम दे रखा है। 1 साल के अंदर वो 6 होमस्टे बनके तैयार हो जाने। उसी बीच हम जो हमारे फेज 2 के होमस्टे हैं उनको प्रोसेस कराते हुए उनकी भी सेंशन लाने की कोशिश करेंगे। खबर ऋषिकेश से, जहां पर चंद्रभांगा पुल में आईएसबीटी रोड पर सबसे ज्यादा देशी विदेशी पर्यटक आते हैं, जिसको सजाने संवारने में नगर निगम जुट गया है। इसके लिए वर्टिकल गार्डन के रूप में फूलों की वॉल बनाई जा रही है। निगम ने सड़कों के किनारे पर 10 जगहों का चयन किया है जहां वर्टिकल गार्डन बनाए जाएंगे। टिहरी झील से सटे हुए प्रतापनगर क्षेत्र में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी की संभावनाओं को तलाशने के साथ ही फ्लाइंग के लिए स्पॉट भी चिन्हित कर दिए गए हैं, जिससे भविष्य में प्रतापनगर एरो एडवेंचर स्पोर्ट्स से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान की जगह बनाएगी। रिपोर्ट देखिए। टिहरी में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ ही एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए झील से सटे प्रतापनगर की पहाड़ियों में कई ऐसे स्पॉट हैं जो फ्लाइंग के लिए एक्यूरेट हैं, जिसे पर्यटन विभाग ने फ्लाइंग के लिए टेक ऑफ और लैंडिंग स्पॉट्स के लिए चयन किया है। यहाँ पर 15 सितंबर से ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जिसमें करीब 275 युवा ट्रेनिंग ले रहे हैं और विभाग का कहना है कि अगले साल उत्तराखंड से हमें करीब 70 से 80 नए पायलट्स मिल जाएंगे।
इसमें जो प्रतापनगर की जो साइड हमने डेवलप की है वहीं से हम सारी ट्रेनिंग कर रही है और कोशिश कर रहे हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग जो है हम भी उसी साइड में कहीं एक स्थान चयनित किया जा रहा है, वहीं अगर लैंडिंग हो जाती है उस एरिया में एरो स्पोर्ट्स का अच्छा काम होगा। टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी, जिससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को करियर बनाने के साथ ही रोजगार के नए साधन भी उपलब्ध होंगे। पर्यटन विभाग की तरफ से जो भी नई एक्टिविटी हो रही है वो बड़ी खुशी की बात है और हमारे क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ रही है। वहाँ के जो युवा बेरोजगार है उनके चेहरों पर रौनक आ रही है और मैं सरकार और शासन प्रशासन से ये निवेदन करूँगा कि जो यहाँ एक्टिविटी हो रही है उसमें स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। भविष्य में टिहरी झील आने वाले पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ ही एरो और लैंड एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी करने को मिलेगी, जो पर्यटकों के लिए भी एक नया अनुभव होगा। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट।